हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स नोटबुक्स पर। और मेरा नाम है राजा मांझी और आज हम लोग लेकर के आए हैं इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि कई बच्चों को इसमें डाउट रहते हैं, कई बच्चों को इसमें प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो आज हम लोग उसी प्रॉब्लम्स, उसी डाउट को ध्यान में रखते हुए बिहार बोर्ड प्लस सीबीएसई बोर्ड और लगभग सभी तरह के स्टूडेंट्स जो 10th या 11th या 12th के टॉपिक्स को क्लासेस को अटेम्प्ट कर रहे हैं या फिर उनका एग्जाम होने वाला है, उन बच्चों के लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। और टॉपिक का नाम है हमारा वॉइस। आप सभी को पता है वॉइस क्या होता है। वॉइस एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कई सारे बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती है। तो हम लोग कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर वॉइस के सभी छोटे से लेकर बड़े तक के जितने भी हमारे बेसिक टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स को कॉन्सेप्चुअली क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो के साथ बने रहिएगा और हमारे साथ और फर्दर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वॉइस के बारे में। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, वॉइस का मतलब होता है वाच्य। क्या होता है? वाच्य। देखिए, वाच्य अगर इसका हम हिंदी में अर्थ जाने तो कर्म प्रधान वाक्य को क्या कहा जाता है? वॉइस कहा जाता है। ऐसे वाक्य जो कर्म प्रधान होते हैं। अब यहाँ कर्म की बात करता है। कर्म के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कर्म क्या है। ठीक है, कर्म का मतलब क्या होता है? कर्म का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। क्या होता है जी कर्म का मतलब? ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या? जो कर्ता में क्रिया का असर जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है उसको हम क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। तो हमारे वॉइस क्या होते हैं? तो कर्म प्रधान वाक्यों को क्या कहा जाता है? वॉइस कहा जाता है। बिल्कुल, हाँ, आपने सही सुना। कर्म प्रधान वाक्यों को क्या कहा जाता है? वॉइस कहा जाता है। वॉइस का मतलब ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। चलिए, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सेंटेंसेस। ठीक है, अगर हम इसके इंग्लिश में डेफिनेशन की बात करें तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सेंटेंसेस आर नोन एज वॉइस। ठीक है जी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सेंटेंसेस आर नोन एज वॉइस। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, अमन किताब पढ़ता है। क्या सेंटेंस है? अमन किताब पढ़ता है। अब यहाँ पे किताब को पढ़ने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? अमन। ठीक है, यहाँ पे बात किसकी हो रही है? अमन की बात हो रही है। ध्यान से देखिएगा, अमन किताब पढ़ता है तो यहाँ किताब पढ़ने वाला पर्सन है अमन। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये सेंटेंस सब्जेक्ट ओरिएंटेड है। सब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब है यहाँ पे काम करने वाला व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। किताब पढ़ने का काम है। काम क्या है? पढ़ना। काम क्या है? पढ़ना। और कौन पढ़ता है? तो अमन पढ़ता है। कौन पढ़ता है? अमन पढ़ता है। तो किताब को पढ़ने वाला व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सब्जेक्ट ओरिएंटेड सेंटेंसेस, राइट। और अगर हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सेंटेंसेस में, तो इसी को अगर हम दूसरे तरीके से बोलें, जैसे अमन के द्वारा किताब पढ़ी जाती है, विच मीन्स किताब पढ़ने का काम खुद ना हो करके किसी के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? किसी भी पर्सन के द्वारा। जैसे अमन, रमन, यहाँ पे कौन कर रहा है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या किया जा रहा है ये इंपॉर्टेंट है। जैसे काम वही है, किताब पढ़ने का अर्थ वही है, लेकिन इसको बोलने का तरीका बदल जाता है। तो इस तरह के वाक्यों को क्या कहा जाता है? वॉइस। जहां पे काम खुद ना होकर किसी थर्ड पार्टी, किसी सेकंड पार्टी, किसी फर्स्ट पार्टी, यानी कि किसी के द्वारा तो किया जाता हो। ठीक है, किसी के द्वारा कोई काम किया जाता हो। जैसे उनके द्वारा किताब पढ़ी जाती है, मोहन के द्वारा किताब पढ़ी जाती है, उन लोगों के द्वारा खाना बनाया जाता है, हमारे यहाँ इंग्लिश पढ़ाई जाती है। बात समझ में आई? इस तरह के सेंटेंसेस को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सेंटेंसेस यानी कि वॉइस कहते हैं। ठीक है, चलिए, ये तो बेसिक डेफिनेशन थी। अगर हम बात करते हैं वॉइस को चेंज करने का, तो वॉइस को चेंज करने का एक सिंपल और साधारण सा जनरल रूल होता है। जैसा कि आप जानते हैं वॉइस के दो पार्ट होते हैं, एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस का मतलब जो हमारी नॉर्मल स्टेटमेंट्स होती हैं, जिसके अंदर क्या होता है? एक सब्जेक्ट होता है। क्या होता है नॉर्मल स्टेटमेंट्स में? एक हमारा सब्जेक्ट होता है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा एक सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, या जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी उसके हिसाब से आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी, उस हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग आपकी मेन वर्ब होगी। ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट होगा। ये हमारा एक्टिव वॉइस का बेसिक रूल है। ठीक है, यहाँ पे हम हर तरह के सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं। हर तरह के सेंटेंसेस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, ठीक है, और फ्यूचर के जितने भी तरह के सेंटेंसेस है, ये मैं इन सभी की बात कर रहा हूं। तो एक्टिव वॉइस तो सिंपल बनेगा। ठीक है, इस एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाए? तो पैसिव वॉइस का एक बहुत सिंपल और साधारण सा नियम है। वो क्या है? देखिए, हम लोग क्या करते हैं जब भी हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है, क्या होता है? जो हमारे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सबसे पहले आगे सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है? पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और हम क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म को अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस चेंज कर देते हैं।
क्या कर देते हैं, हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म को अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस बदल दिया जाता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, देन बाय लगाया जाता है, और जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट की जगह ले लेता है। किसकी जगह ले लेता है, ऑब्जेक्ट की जगह ले लेता है। तो हमारा रूल क्या बनता है, देखो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की हम लोग क्या करते हैं, इंटरचेंजिंग कर देते हैं। ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट और सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट को लिख दिया जाता है। बात समझ में आई। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, और V3 बाय हमेशा कॉमन रहेगा। आप किसी भी वॉइस की बात कर लो, सभी तरह के वॉइसेस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होनी है, ठीक है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉइस में कॉमन है, इसको याद करने की जरूरत नहीं होती है। बात समझ में आई। चलिए अब हम वॉइस के बाद इसके कुछ एग्जांपल्स लेकर के चलते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर हेल्पिंग वर्ब को बदलने के कुछ नियम होने चाहिए ना। तो हम लोग अगर बात करें कॉमन टेंसेस के अंदर हेल्पिंग वर्ब कैसे बदली जाती है, तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो प्रेजेंट टेंस में भी तीन तरह के टेंसेस, कौन कौन से, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। बात समझ में आई। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। इसी तरह पास्ट में भी तीन होंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। तो देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में कैसे चेंज किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसकी एक्टिव वॉइस की पहचान समझ लें। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब वाक्य की मुख्य क्रिया के अंत में क्या आता होगा, ता है, ती है, ते है। जैसे वह क्रिकेट खेलता है, मोहन गाना गाता है, जैसे राम किताब पढ़ता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कोई भी काम किया जाता है, लास्ट में क्या आना चाहिए, ता है, ती है, ते है आता है। उस तरह के सेंटेंसेस। तो जैसे रोहन और सोहन क्रिकेट खेलते हैं, बात समझ में आई। रोहन और सोहन क्रिकेट खेलते हैं, इस तरह के सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसके लास्ट में क्या आता है, ता है, ती है, ते है आता है, ठीक है। अब इस तरह के सेंटेंसेस में हम लोग रूल क्या इस्तेमाल करते हैं। तो पहले एक्टिव वॉइस का रूल समझ लीजिए, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस से। तो आपको पता होगा इस तरह के सेंटेंसेस में जो हमारा रूल इस्तेमाल होता है, वो हम लोग जब फर्स्ट रूल असर्टिव रूल की बात करते हैं तो उसमें हमेशा V1 या V5 का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, V1 या V5 का इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए, असर्टिव रूल के लिए। हमेशा क्या यूज होगा, या तो V1 यूज होगा या फिर V5 यूज होगा। और उसके साथ अगर हम बात करते हैं V1 या V5 हमें नजर आ रहा हो, तो हम उसको किस में चेंज कर देंगे, इज एम आर में चेंज कर देंगे। किस में बदल दिया जाता है, इज एम आर में बदल दिया जाता है। बात समझ में, V1 या V5 को इज एम आर में चेंज कर दिया जाएगा। इसके बाद अगर मान लीजिए पहला रूल तो है, तो समझ में आता है कि V1 या V5 होगा। लेकिन अगर हमारा डू या डज होता है, डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऐसा यूज किया जाता है, तो हम इस केस में क्या करते हैं, डू या डज को भी इज एम आर में ही चेंज कर देते हैं। बात समझ में आई। चलिए अगर हम स्टार्ट करते हैं, चलिए तो इससे पहले हमको थोड़ा पता होना चाहिए कि डू का यूज कहाँ है, डज का यूज कहाँ है, इज एम आर का यूज कहाँ है। तो डू का यूज हम लोग करते हैं आई, यू, वी, दे, दीज, दोज, एनी प्लूरल, यानी कि किसी भी प्लूरल के साथ। और डज का यूज किया जाता है थर्ड पर्सन सिंगुलर्स, बेसिकली ही, शी, इट, दिस, दैट, एनी नेम, और सिंगुलर के साथ ही लड़के के लिए और शी लड़की के लिए। बात समझ में आई। अब इजएमआर के बारे में भी जान लें, क्योंकि डू या डस को ही तो हम किस में चेंज करने वाले हैं, इजएमआर में चेंज करने वाले हैं। तो इज का इस्तेमाल किया जाता है थर्ड पर्सन सिंगुलर्स के साथ, जैसे कि ही, शी, इट, दिस, दैट, एनी नेम, या फिर कोई भी सिंगुलर। और एम का इस्तेमाल आई के साथ किया जाता है खाली। और अगर हम बात करते हैं आर की, तो आर का इस्तेमाल किया जाता है यू, वी, दे, दीज, दोज, एनी प्लूरल के साथ। बात समझ में आई। चलिए अब इसके कुछ बेसिक एग्जांपल्स देख लिए जाएं, जैसा कि हमने प्रैक्टिस करनी है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। तो देखिए एक्टिव वॉइस है ही रीड्स अ बुक, ही रीड्स अ बुक, वह एक किताब पढ़ता है, वह किताब पढ़ता है। तो अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या नजर आ रहा है आपको, ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे ही रीड्स अ बुक में, ये जो रीड है ये क्या है, रीड्स, ये आपका V5 है। बात समझ में आ रही है। SEIS लगा हुआ है तो V5 है। तो हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को चेंज करेंगे सब्जेक्ट के लिए, और ही को चेंज करेंगे किसमें, ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे। बात समझ में आई। अकॉर्डिंग टू द नाउन एंड केस हम क्या करेंगे, इनको चेंज कर देंगे। तो देखिए कैसे चेंज किया जा रहा है। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अ बुक जो हमारा ऑब्जेक्ट है, अ बुक वो सब्जेक्ट में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, इजएमआर लगाना है, हेल्पिंग वर्ब को चेंज करके क्या करना है, इजएमआर लगाना है। तो मैंने आपको बताया V1 या V5 को किस में चेंज करना है, इजएमआर में। तो क्योंकि अ बुक एक सिंगुलर है तो उसके साथ इज आ जाएगा। रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है, ठीक है, रीड ही होते हैं, तो V3 हो गया। बाय हो गया, और किसके द्वारा की जाता है, उसके द्वारा पढ़ी जाती है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हिम हो जाएगा। अगर किसी और का नाम लगाना होगा तो उसका नाम भी हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस की। तो नेगेटिव सेंटेंस के अंदर क्या होगा, डू या डज का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मोहन डज नॉट राइट अ लेटर, ठीक है जी, मोहन डज नॉट राइट अ लेटर, इसका मतलब क्या है, मोहन पत्र नहीं लिखता है। क्या नहीं करता है, पत्र नहीं लिखता है, ठीक है। मोहन डज नॉट राइट अ लेटर।
तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट क्या है, मोहन क्या नहीं लिख रहा है, तो एक लेटर नहीं लिख रहा है, तो अ लेटर हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। तो अ लेटर वॉइस का ऑब्जेक्ट किसमें चला आएगा, पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करेंगे तो वो सब्जेक्ट हो जाएगा। तो अ लेटर इज नॉट, क्या, अ लेटर इज नॉट रिटन बाय मोहन, ठीक है। अ लेटर डू या डस को किसमें कन्वर्ट करना है, इज एम आर में, तो डू या डस को चेंज कर दिया, इज लगा दिया, नॉट जहां पे था नॉट का नॉट ही छोड़ देंगे। राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन, तो रिटर्न आ जाएगा, ठीक है। अ लेटर इज नॉट रिटन बाय मोहन, बात समझ में आई, कोई दिक्कत। अब बात कर लेते हैं इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, डू यू प्ले फुटबॉल। डू यू प्ले फुटबॉल का मतलब क्या है, क्या तुम फुटबॉल खेलते हो, क्या तुम फुटबॉल खेलते हो। तो डू सेंटेंस पूछ रहा है डू से, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब अगर पहले है तो चेंज हेल्पिंग वर्ब भी पहले ही आएगा, यानी कि डू या डज में जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, क्योंकि डू या डज पहले है तो इज एम आर भी पहले आ जाएगा, तो इज पहले आ गया। अब बात कर लेंगे किसकी, फुटबॉल की, किसकी, फुटबॉल की, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल, वो क्या खेलता है, तो फुटबॉल खेलता है, बात समझ में आ रही है। तो फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट पहले आ गया, तो इज फुटबॉल प्लेड बाय, इज फुटबॉल प्लेड बाय यू, ठीक है। V3 बाय सब्जेक्ट, V3 बाय सब्जेक्ट कॉमन है, सब में आना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बात समझ में आई। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस की। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या, जहां पे सवाल भी पूछ रहा हो और नेगेटिविटी भी दिखा रहा हो, जैसे डू दे नॉट वॉचिंग, डू दे नॉट वॉच टीवी, ठीक है। सॉरी दोस्तों, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है, इसको हम लोग ठीक कर लेते हैं। डू दे नॉट वॉच, यहाँ पे वॉचिंग ना छोड़कर क्या लगाना है, हमें वॉच लगाना है, क्या करना है, इसको आईएनजी काट देना, ठीक है। डू दे नॉट वॉच टीवी, ठीक है, डू दे नॉट वॉच टीवी मतलब क्या वे लोग टीवी नहीं देखते हैं। तो इसका जब वॉइस बनाया जाएगा तो क्या हो जाएगा, टीवी को पहले कर देंगे, क्या कर देंगे, आप इसका जब पैसिव वॉइस बनाओगे तो आपको दिख रहा है कि टीवी ऑब्जेक्ट है, लेकिन डू या डज भी है, ठीक है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो डू का डू रह जाएगा, ठीक है। डू का डू रह जाएगा, नहीं, डू का डू कैसे रह जाएगा, डू का हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, डू या डज को किस में चेंज करना है, इज एम आर में चेंज करना है, बात समझ में आ रही है। डू या डज को किस में चेंज कर देना है, इज एम आर में, तो डू या डज चेंज हो जाएगा इज में, ठीक है, क्योंकि इस की बात कर रहा है, टीवी सिंगुलर है ना, इज टीवी ऑब्जेक्ट हो जाएगा टीवी, ठीक है। अब नॉट है तो नॉट हो जाएगा, ठीक है। अब वॉच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, WATCHED, वॉच्ड, ठीक है। वॉच्ड बाय किसके द्वारा नहीं देखा जाता, उनके द्वारा, ठीक है। V3 बाय सब्जेक्ट, डू द टीवी इज नॉट वॉच्ड बाय देम, इसका क्या हो जाएगा, इज द टीवी नॉट वॉच्ड बाय देम, बात समझ में आई। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस के अंदर, एनी डाउट। चलिए इसका आईएनजी इग्नोर करिएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं किसकी, इसके WH वर्ड की, क्योंकि WH वर्ड के भी सेंटेंसेस होते हैं, जैसे व्हाई डज शी ईट एन एप्पल। व्हाई डज शी ईट एन एप्पल का मतलब वो एक सेब क्यों खाती है, ठीक है, वो एक सेब क्यों खाती है, व्हाई डज शी ईट एन एप्पल। तो इसका क्या करना पड़ेगा, जब भी हम इसको चेंज करेंगे तो WH वर्ड अपनी जगह पे कायम रहेगा, वाई का वाई हो जाएगा। डू या डज को किस में चेंज कर देना है, इज एम आर में चेंज कर देना है, तो डू या डज का इज हो जाएगा, क्योंकि एक एप्पल की बात हो रही है। ऑब्जेक्ट को पहले लिख देंगे तो वाई इज एन एप्पल हो जाएगा। V3 बाय सब्जेक्ट कॉमन है, तो इटन बाय हर, क्योंकि शी है तो शी का, और जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो हर होता है, बात समझ में। तो प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वॉइस बनाना बड़ा आसान है, ठीक है जी। चलिए अभी तक में किसी को कोई डाउट, बात समझ में आ रही है। चलिए जब हम कोई प्रेजेंट टेंस के वॉइस के बारे में अगर हमें समझ में आ गया है तो हम आगे के वॉइसेस भी इसी में क्लियर कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए अब हम लोग बात करेंगे किसकी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वॉइस की, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वॉइस क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वॉइस, तो ध्यान से समझिएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कौन से होते हैं, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता है, रहा है, रही है, रहे हैं आता है, उस तरह के सेंटेंसेस को जिसमें कोई काम लगातार चल रहा होता है। क्या होता है, कोई काम लगातार चल रहा होता है, जैसे हम लोग गाना गा रहे हैं, वे लोग खेल रहे हैं, राधा पढ़ रही है, ठीक है, मोहन खेल रहा है, मोहन जा रहा है, राधा खाना खा रही है, राधा खाना पका रही है, तुम लोग ये कर रहे हो, वो लोग ये ऐसा कर रहे हैं, जहां पे कोई काम लगातार चल रहा होता है। और इसको बनाने का कॉमन रूल क्या है, तो इसके अंदर जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं एक्टिव वॉइस के अंदर, वो होती है इज एम आर प्लस V4। क्या यूज किया जाता है एक्टिव वॉइस के अंदर, इज एम आर प्लस V4। जैसे राम इज प्लेइंग क्रिकेट, राधा इज कुकिंग फूड, हम लोग गाना गा रहे हैं, वी आर सिंगिंग अ सॉन्ग, सिंगिंग V4। V4 का मतलब क्या होता है, आईएनजी फॉर्म, बात समझ में आई। तो आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, क्या यूज किया जाता है, आईएनजी फॉर्म यूज किया जाता है। जब भी हम आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं तो V4 का इस्तेमाल करते हैं, एनी डाउट, ठीक है।
बात समझ में आई। हम लोग क्या करते हैं, आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करते हैं इसका पैसिव वॉइस जब बनाएंगे। पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो इजेमार का तो इजेमार ही रह जाएगा। चेंज क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे काम कंटिन्यू है, कोई काम क्या है, लगातार जारी है। जब कोई काम लगातार जारी होता है, यानी कि जब कोई काम लगातार क्या होता है, कंटिन्यू में रहता है, तो हम लोग किसका यूज करते हैं, जब कोई काम लगातार कंटिन्यू होता है और हमें वॉइस में कंटिन्यूटी को दिखाना होता है, तो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग का यूज करते हैं। क्या करते हैं, जब भी कोई काम लगातार जारी होता है और हमें उसका वॉइस दिखाना होता है, तो हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद किसका यूज किया जाता है, बीइंग का यूज कर लिया जाता है। बात समझ में आई। चलिए, जैसे एग्जाम्पल समझिए। अब इजेमार और इजेमार का यूज तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, तो दोबारा बताने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, ये समझ लो कि V4 का मतलब क्या होता है, जब हम V1 में जब आईएनजी जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, V4 बन जाता है। जैसे सिंग होता है गाना गाना, उसके साथ अगर मैंने आईएनजी जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, सिंगिंग हो जाता है। तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, V4 में कन्वर्ट हो जाएगा। एनी डाउट। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ बेसिक एग्जांपल्स की। जैसे राम इज टीचिंग देम, राम इज टीचिंग देम मतलब राम उन्हें पढ़ा रहा है। क्या कर रहा है, राम उन्हें पढ़ा रहा है। बात समझ में आई। राम इज टीचिंग देम, तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर हमारा हेल्पिंग वर्ब तो इज हमारी रहेगी, हाँ, लेकिन जो देम है उसको हम कन्वर्ट कर देंगे देम को, क्योंकि देम एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्टिव केस में है। तो ऑब्जेक्टिव केस का जब सब्जेक्टिव केस बनेगा तो देम को दे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम देम का सब्जेक्ट में यूज करते हैं तो दे यूज करते हैं, दे हो गया। इजेमार का इजेमार ही रह जाना है, ठीक है। तो इजेमार का जब इजेमार ही रह जाएगा तो लेकिन दे के साथ तो हम आर का यूज करते हैं, तो दे आर हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि ये काम लगातार जारी है और मैंने आपको बताया जब भी हमें कंटिन्यूटी को दिखाना हो, किसको दिखाना हो, कंटिन्यूटी को दिखाना हो, तो हम लोग किसके यूज करते हैं, इज एम आर के बाद, मतलब जो भी वॉइस का सेंटेंस होता है उसमें कन्वर्ट करते हैं, तो इज एम आर के बाद बीइंग का यूज कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, दे आर बीइंग टॉट, V3 बाय सब्जेक्ट कॉमन है, तो दे आर बीइंग टॉट बाय राम। बात समझ में, दे आर बीइंग टॉट बाय राम। अगर मुझे बोलना हो इसी को आगे लेकर के चलना है नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए, जैसे राधा एंड सीता आर नॉट ईटिंग एप्पल्स, राधा एंड सीता आर नॉट ईटिंग एप्पल्स, तो राधा और सीता सेब नहीं खा रही हैं, ठीक है। तो आपको इसको वॉइस बनाना है तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो क्या खा रही हैं वो लोग, सेब खा रही हैं। क्या नहीं खा रही हैं, तो सेब नहीं खा रही हैं। तो एप्पल्स पहले आ जाएगा, एप्पल्स, क्योंकि एप्पल्स बहुत सारे हैं, प्लूरल है, तो आर का आर हो जाएगा। नॉट है तो आर के बाद नॉट था, तो यहाँ वॉइस में भी आर के बाद ही नॉट लगा रहेगा, ठीक है। राधा आर नॉट, ठीक है, एप्पल्स आर नॉट, क्योंकि हमें बताना है कोई चीज लगातार जारी है तो बीइंग हो जाएगा, ठीक है। तो एप्पल्स आर नॉट बीइंग ईटन बाय राधा एंड सीता, ठीक है। बात समझ में आई। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा, आर यू टेकिंग टी, मतलब क्या तुम चाय पी रहे हो, काम लगातार जारी है। बात समझ में आ रही है, आर यू टेकिंग टी, क्या तुम चाय पी रहे हो, तो क्या यूज किया जाएगा, आर टी बीइंग टेकन बाय यू। बात समझिए फिर से, टेक टुक टेकन, वर्ब थर्ड, टेक की थर्ड फॉर्म होती है टेकन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आर का आर रह जाएगा, आपका जो टी है ऑब्जेक्ट है वो पहले आ जाएगा, और किसकी बात हो जाएगी, बीइंग, क्योंकि कोई काम लगातार जारी है तो वर्ब से पहले मुझे बीइंग लगाना पड़ेगा। बीइंग टेकन बाय यू, V3 बाय सब्जेक्ट कॉमन है, सब में आना ही आना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस की। जैसे ही इज नॉट राइटिंग अ लेटर, सिंपल सा सेंटेंस है, ही नॉट राइटिंग अ लेटर, ठीक है। इज ही नॉट राइटिंग अ लेटर, अब इसको क्या करना है, इज ही नॉट राइटिंग अ लेटर, तो क्या हो जाएगा, इज अ लेटर नॉट बीइंग रिटन बाय हिम। क्यों, क्योंकि वो क्या नहीं लिख रहा है, तो एक लेटर, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछ रहा है तो पहले इसका इज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा आपका अ लेटर, जो कि आपका ऑब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर है। उसके बाद नॉट है तो नॉट हो जाएगा, क्योंकि मुझे लगातार क्रिया को बताना है, एक्शन जारी है, तो वर्ब से पहले बीइंग लगाना पड़ेगा। उसके बाद V3 बाय सब्जेक्ट यानी कि रिटन बाय हिम, ठीक है। अब अगर बात कर लेते हैं इसी के अंदर WH वर्ड, कौन से क्वेश्चन की, WH वर्ड्स की। तो WH वर्ड में भी कुछ हमारे सेंटेंसेस चले आते हैं। जैसे वाई आर यू कुकिंग राइस एंड चपाती, तुम राइस और चपाती क्यों बना रहे हो, रोटी और चावल क्यों बना रहे हो, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंसेस के अंदर हम क्या करते हैं, इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए WH वर्ड का WH वर्ड हो जाएगा, और क्वेश्चन आर है तो आर का आर ही रह जाएगा, क्योंकि राइस और चपाती प्लूरल है। बात समझ में आ रही है, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो क्या है, प्लूरल है, राइस और चपाती दो चीजों की बात कर रहा है, इसीलिए राइस एंड चपाती प्लूरल है तो आर का आर हो जाएगा। अब क्योंकि मुझे लगातार दिखाना है तो कुक वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी पड़ेगी, V3 बाय सब्जेक्ट, लेकिन V3 बाय सब्जेक्ट को यूज करने से पहले मैं क्या करूंगा, बीइंग का इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि मुझे बताना है कोई क्रिया लगातार जारी है। बात समझ में आई, तो उसके लिए बीइंग कुक्ड बाय यू हो जाएगा। बात समझ में आई दोस्तों। चलिए, ये इसके कुछ बेसिक एग्जांपल्स थे। अब हम लोग चले आते हैं किसके अंदर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। किसमें,
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब ऐसे सेंटेंसेस जिसमें क्या होता है, चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि आते हैं। क्या आते हैं? चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर आ है, ई है, ए है आता है। जैसे मान लीजिए, जैसे राम खाना पका चुका है। क्या कर रहा है? राम खाना पका चुका है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जैसे कि राम खाना पका चुका है, ठीक है जी। क्या कर चुका है? राम खाना पका चुका है, या उसने खाना खा लिया है। हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, जिससे एक सिंपल सा ये पता चलता है कि कोई काम कंप्लीट हो चुका है, बात खत्म हो गई। कोई काम कंप्लीट हो चुका है या कोई काम पूरा हो गया है, ठीक है जी। जब ऐसा सेंटेंस आता है तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग हमेशा जब भी हमारा कोई काम कंप्लीट हो चुका होता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं? हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। तो इसका जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हैज हैव का तो हैज हैव ही रह जाएगा, लेकिन क्योंकि ये काम कंप्लीट हो चुका है और पैसिव वॉइस में किसी एक्शन को कंप्लीट दिखाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? बीन का यूज करते हैं। तो हैज हैव प्लस बीन हो जाएगा। बात समझ में आई? बाकी V3 बाय सब्जेक्ट कॉमन अपनी जगह है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है, ये अपनी जगह है। बात समझ में आई? ये जो सेंटेंसेस थे ये हमारे थे परफेक्ट टेंस। कौन से वाले? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन से वाले? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बात समझ में आई? जैसे अगर हम इसके अंदर कुछ एग्जांपल समझ ले, भाई हैज का यूज कहाँ किया जाएगा? तो हैज का यूज किया जाता है थर्ड पर्सन सिंगुलर्स के साथ, जैसे ही, शी, इट, दिस, दैट, एनी सिंगुलर या कोई नाम, ठीक है। हैव का यूज किया जाता है आई, यू, वी, दे, दीज, दोज, एनी प्लूरल के साथ। बात समझ में आई? आई, यू, वी, दे, दीज, दोज, एनी प्लूरल के साथ किसका यूज किया जाएगा? हैव का यूज किया जाएगा, ठीक है। अब अगर बात कर लेते हैं, इसको हम किस में चेंज कर लेते हैं? अगर हैज हैव है तो इसका अगर पास्ट की बात करते हैं तो पास्ट में हैड आ जाता है। तो हैड सिंगुलर प्लूरल सभी के साथ यूज होता है। तो मैंने बस बता दिया आप लोगों को ताकि आपको पता रहे, ठीक है। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं इसी सेंटेंसेस से रिलेटेड, चुका है, चुकी है। जैसे राम हैज संग द सॉन्ग, मतलब राम गाना गा चुका है या राम ने गाना गा लिया है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात किसकी है? राम ने क्या गा लिया है? तो गाना गा लिया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो गाने की बात होगी तो द सॉन्ग आ जाएगा आगे, ठीक है। उसके बाद हैज का हैज हो जाएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है जिसके अंदर हैज प्लस V3 लग रहा है, तो हम क्या करेंगे? हैज है प्लस बीन प्लस V3 लगाएंगे। तो हैज है तो लगा दिया, राम हैज, द सॉन्ग हैज बीन संग बाय राम हो जाएगा, ठीक है। द सॉन्ग हैज बीन संग बाय राम हो जाएगा। कोई डाउट? चलिए आगे बढ़े। अब इसी का नेगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा? अगर नेगेटिव की बात करेंगे तो नॉट लगेगा। जैसे यू हैव नॉट ईटन द फूड, तुमने खाना नहीं खाया है, या फिर तुम लोग खाना नहीं खा चुके हो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे? क्योंकि बात किसकी हो रही है? खाने की बात हो रही है। तुमने क्या नहीं खाया? तो खाना नहीं खाया, तो द फूड हो जाएगा, द फूड। अब क्योंकि हैज है, अब एक बात बताइए, फूड सिंगुलर है, जब फूड सिंगुलर होगा तो हम क्या करेंगे? हैज लगाएंगे, सीधी सी बात है। द फूड हैज, अब नॉट है तो नॉट लगा दिया। उसके बाद मुझे वर्ब को दिखाना है, कोई वर्ब कंप्लीट हो चुकी है तो वर्ब से पहले क्या लगा दूंगा? बीन लगा दूंगा। द फूड हैज नॉट बीन ईटन बाय यू। बात समझ में आई? एनी डाउट? बात समझ में आई? चलिए अब बात करते हैं इसी की एक्टिव वॉइस में इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब जब सवाल पूछा जाए, क्या किया जाए? क्वेश्चन मेरा क्या से स्टार्ट होता है, जैसे क्या, यानी कि हैव दे रिटन द लेटर, मतलब क्या उन लोगों ने पत्र लिख दिया? उन लोगों ने पत्र लिख लिया है। क्या उन लोगों ने पत्र लिख लिया है? तो इसका क्या हो जाएगा? अगर आप हिंदी में इसका वॉइस कन्वर्ट करोगे तो वो होगा, क्या उन लोगों के द्वारा पत्र लिखा जा चुका है? है ना? तो क्या हो जाएगा? हैज दे हैज द लेटर बीन रिटन बाय देम। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है मेरा? लेटर है, लेकिन क्योंकि हैज हैव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले आ रहा है तो पैसिव वॉइस में भी पहले ही आएगा, ठीक है। तो हैज हैव की जगह हैज हैव ही रहेगा, बस लेटर के हिसाब से मुझे हैज या हैव लगाना पड़ेगा। तो मैंने लेटर के हिसाब से हैज लगाया क्योंकि लेटर मेरा सिंगुलर है। उसके बाद मुझे बताना है बीन, क्योंकि कोई काम कंप्लीट हो चुका है, एक्शन दिखाना है, वॉइस में तो बीन लगाना पड़ेगा। तो मैंने कंप्लीट एक्शन को दिखाने के लिए बीन लगाया। उसके बाद V3 बाय सब्जेक्ट कॉमन है। बात समझ में आई? एनी डाउट? चलिए अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है दोस्तों। और अगर आपको नेक्स्ट किसी और ग्रामर की किसी बेसिक टॉपिक के बारे में जानकारी लेनी हो, या फिर कोई भी वीडियो बनवानी हो, जैसे आपको कोई टॉपिक ना समझ में आता हो, किसी टॉपिक पे वीडियो बनानी है, बिहार बोर्ड और CBSE बोर्ड के बच्चे ग्रामर का टॉपिक या कोई चैप्टर, तो आप कमेंट में जरूर बोलिएगा, मैं उसे रिकमेंड जरूर करूंगा, ठीक है। चलिए अभी बात कर लेते हैं हैज हैव इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस की, जहां पे इंट्रोगेशन भी है प्लस नेगेटिविटी भी है। मतलब क्या है? हैज शी नॉट अब्यूज्ड हिम, मतलब क्या उसने उसे गाली नहीं दी है? क्या उसने, उस लड़की ने उसे गाली नहीं दी है? बात समझ में आई? तो क्योंकि ये इंट्रोगेटिव भी है नेगेटिव भी है, तो भाई बात तो वहीं से होगी। ऑब्जेक्ट मेरा पहले आ जाएगा, हिम है। हिम का सब्जेक्टिव केस मेरा क्या होता है? ही होता है, ठीक है। हिम का अगर मैं सब्जेक्ट में यूज करूंगा तो क्या यूज करूंगा? ही यूज करूंगा। तो क्या हो जाएगा? हैज का हैज हो जाएगा, हिम की जगह ही हो जाएगा, नॉट का नॉट रहेगा। अब्यूज्ड, क्योंकि एक्शन कंप्लीट हो चुका है और मुझे उस एक्शन को वॉइस में दिखाना है, कंप्लीट एक्शन को, तो मैं क्या यूज करूंगा? बीन यूज करूंगा, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा, हैज ही नॉट बीन अब्यूज्ड बाय हर। बात समझ में आई? एनी डाउट? चलिए, हैज ही नॉट बीन अब्यूज्ड बाय हर, V3 बाय सब्जेक्ट सब में कॉमन है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हमेशा V3 बाय सब्जेक्ट लास्ट में आना ही आना है। अच्छा, इसके ऊपर अगर WH वर्ड में आ गया तो WH वर्ड में आएगा तो क्या करेंगे, वाई हैव यू टॉट संस्कृत, मतलब क्या तुम संस्कृत क्यों पढ़ाते हो, सीधी सी बात है, या तुम संस्कृत क्यों पढ़ा चुके हो, हाँ जी ये बनेगा सेंटेंस, तुम संस्कृत क्यों पढ़ा चुके हो, या फिर तुमने संस्कृत क्यों पढ़ाई है, वाई हैव यू टॉट संस्कृत। बात समझ में आई? तो इसका क्या हो जाएगा, जब भी मुझे बताना होगा वाई से, क्योंकि सेंटेंस मेरा WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, किससे स्टार्ट हो रहा है, WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो मैं इसको भी WH वर्ड पे ही रखूंगा, क्या करूंगा, WH वर्ड का WH वर्ड ही रह जाएगा पैसिव वॉइस में, हैज है तो ये संस्कृत के अकॉर्डिंग लगेगा, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट संस्कृत है, तो संस्कृत क्योंकि एक सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर होते हैं तो हैज हो जाएगा। बात समझ में आई? अब मुझे बताना है, क्योंकि पढ़ाने वाला सब्जेक्ट है तो टॉट हो जाएगा, टॉट के आगे बीन लगाना पड़ेगा, रीजन क्योंकि मुझे वॉइस में कंप्लीट एक्शन को दिखाना है, जब वॉइस में कंप्लीट एक्शन को दिखाया जाएगा तो क्या यूज किया जाता है, बीन का यूज किया जाता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, व्हाई हैज संस्कृत बीन टॉट बाय यू। बात समझ में आई दोस्तों? चलिए, एनी डाउट? अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, ठीक है, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं पास्ट टेंस के वॉइस की। देखिए, मैं आपको इसके अंदर कंप्लीट टेंस के वॉइस बताने वाला हूं इस एक ही वीडियो में, ठीक है, ये वीडियो लगभग एक 60 मिनट के आसपास में, मतलब 1 आवर के आसपास में बनने वाली है। मैं इसके अंदर कंप्लीट टेंस और वॉइस, जो आपके मॉडल वर्ब्स होते हैं उसके वॉइस के बारे में एक छोटी सी ट्रिक के हिसाब से समझा दूंगा। आपको वीडियो पसंद आएगी और समझ में भी आएगी, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। वीडियो बहुत आसान और आसान भाषा में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, कहीं जाइएगा मत, ठीक है। अगर हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब कोई ऐसा काम जो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, कोई ऐसा काम जो पास्ट में पहले ही कंप्लीट हो चुका था, उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, और हाल फिलहाल में ही हुआ, कोई ऐसा काम जिसको कंप्लीट हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, उस तरह के एक्शंस को दिखाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। पहचान क्या है सेंटेंस की, तो सेंटेंस के हिंदी में क्या आता है, ता था ती थी ते थे मुख्य क्रिया में, या फिर आ ई ए आता है, ठीक है, क्या आता है, आ ई ए आता है। जैसे आप पत्र लिखते थे, सिंपल, कभी लिखा करते थे भाई, पुराना काम है, ठीक है, या फिर इसकी जगह क्या हो सकता है, मोहन ने खाना खा लिया, ठीक है, ये काम भी अभी हाल फिलहाल में ही कंप्लीट हुआ होगा, इसीलिए हम इसको पास्ट इंडेफिनिट की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसके असर्टिव सेंटेंस की बात करते हैं तो या तो हम V2 इस्तेमाल करते हैं, जैसे सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, क्या यूज किया जाता है, अगर इसका रूल नंबर 1 की बात करें असर्टिव सेंटेंस में, तो हम क्या यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट के असर्टिव सेंटेंस में हम लोग यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका एक्टिव वॉइस का रूल है। कौन सा रूल है, एक्टिव वॉइस का। क्या रूल है, ध्यान से समझिएगा, सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, तो वही लिखा है मैंने V2, ठीक है, किसको, हेल्पिंग वर्ब को चेंज करने के लिए मैंने V2 लिखा है। या फिर जब नेगेटिव की बात करते हैं तो नेगेटिव रूल में हम क्या करते हैं, नेगेटिव रूल जब हम यूज करते हैं तो हम लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस डिड, क्या यूज किया जाता है, डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो ये हमारा नेगेटिव रूल चला आता है। तो मैंने आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रूल्स के लिए बता दिया कि अगर V2 लिखा हो तो भी कंफ्यूज नहीं होना है, और अगर डिड लिखा हो और उसके बाद V1 लिखा हो तो भी कंफ्यूज नहीं होना है। बात समझ में आई? इसीलिए मैंने दोनों लिख दिए, ठीक है। इसको हम चेंज करते हैं वाज वर्ब के अंदर, किसके अंदर, वाज वर्ब के अंदर, ठीक है। वाज वर्ब का मतलब क्या है, वही पुराना काम। इज एम आर का पास्ट क्या होता है, वाज वर्ब होता है। बाकी स्ट्रक्चर सेम है, क्या होगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट ले लेगा, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट ले लेगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को बदल देंगे, बाकी V3 बाय सब्जेक्ट कॉमन है। बात समझ में आई? चलिए, एनी डाउट बताइए, यहां तक में किसी को कोई डाउट? चलिए, अगर कोई डाउट होगा तो फिर बताइएगा जरूर, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स की बात कर लें। तो इससे पहले ये जानना जरूरी है कि डिड का यूज कहाँ किया जाता है। तो बात समझिए, डिड का यूज ना सभी जगह किया जाता है, चाहे वो सिंगुलर हो प्लूरल हो, सभी के साथ हम किसका यूज करते हैं, डिड का यूज करते हैं। लेकिन जब हम डिड को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो वाज वर्ब लगाते हैं। वाज में थोड़ा सा चेंजेस होते हैं। क्या, अगर हम वाज वर्ब की बात करें तो वाज का इस्तेमाल आई ही शी इट दिस दैट एनी सिंगुलर के साथ किया जाएगा। किसके साथ किया जाता है, आई ही शी इट दिस दैट एनी सिंगुलर के साथ। और अगर हम वर्ब की बात करें तो वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है यू वी दे दीज दोज एनी प्लूरल के साथ। बात समझ में आई? तो इन सब के साथ हम लोग किसका यूज करते हैं, सिंपल सिंपल सेंटेंसेस में यूज किया जाता है। चलिए इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं बिना देरी किए। एग्जांपल्स में क्या होगा, जैसे राम एट एन एप्पल। अब ये सिंपल सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है। राम ने एप्पल खाया। क्या खाया, राम ने एप्पल खाया। तो क्या खाया, सिर्फ एप्पल खाया, तो एन एप्पल हमारा सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, तो ये पहले आ जाएगा सब्जेक्ट में। पैसिव वॉइस के अंदर तो भाई एन एप्पल पहले आ गया। अब क्योंकि यहाँ पे V2 है तो V2 की जगह मैं क्या करूंगा, वाज V3 बाय सब्जेक्ट, ठीक है। तो एन एप्पल वाज इटन बाय राम। बात समझ में आई? सिंपल सा सेंटेंस है। अगर इसका नेगेटिव होगा तो हम क्या करेंगे, डिड नॉट प्लस V1 होगा। क्या होगा, जब भी हमारा डिड नॉट प्लस V1 होगा, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस होगा, तो हम क्या करेंगे,
इसका एक्टिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यू डिड नॉट राइट अ लेटर, मतलब तुम एक पत्र नहीं लिखते हो, ठीक है, तुमने एक पत्र नहीं लिखा था या तुमने एक पत्र नहीं लिखा, बात सीधी सी बात है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा अ लेटर वॉज नॉट रिटन बाय यू, क्यों, क्योंकि अ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है वो पहले आ जाएगा, ठीक है, डिड की जगह वाज वर्ब हो जाएगा, नॉट की जगह नॉट रहेगा, अपनी जगह पे चेंज नहीं करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट है तो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट होगा, बाकी V3 बाय सब्जेक्ट कॉमन है, ठीक है, बात समझ में आई। चलिए अगर इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए तो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन सा सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, सवाल पूछने वाला, जैसे क्या तुम पत्र लिखते हो, डिड यू राइट अ लेटर, क्या तुम पत्र लिखते थे, या फिर क्या तुमने पत्र लिखा है, डिड यू राइट अ लेटर, क्या तुमने पत्र लिखा, लिखा है नहीं, क्या तुमने पत्र लिखा, बात समझ में आई। तो डिड यू राइट अ लेटर का क्या हो जाएगा, देखिए अब क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले आई है तो पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी लेकिन बदली हुई, तो डिड को किस में चेंज कर देंगे, पास्ट वर्ब में, उसके बाद ऑब्जेक्ट अपनी जगह, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह ले लेगा तो अ लेटर हो जाएगा, उसके बाद V3 बाय सब्जेक्ट कॉमन है तो रिटन बाय यू हो जाएगा, बात समझ में आई। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं इसके एक्टिव वॉइस के अंदर जो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव रूल के लिए, तो क्या हो जाएगा, डिड यू नॉट राइट अ लेटर, मतलब क्या तुमने पत्र नहीं लिखा, तो क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस जब चेंज करेंगे तो डिड को किस में कन्वर्ट कर देंगे, वाज वर्ब में, ऑब्जेक्ट हमारा आगे आ जाएगा अ लेटर, नॉट का नॉट रह जाएगा, V3 बाय सब्जेक्ट रिटन बाय यू हो जाएगा, सिंपल सिंपल सेंटेंसेस है, बात समझ में आ रही है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं WH वर्ड की, तो व्हाई डिड यू राइट अ लेटर, राइट हिम अ लेटर, मतलब तुमने उसे एक पत्र क्यों लिखा है, तो यहाँ पे भी बात वही है, क्या लिखा है, पत्र लिखा है ना, तो क्या हो जाएगा, वाई वाज अ लेटर, क्यों, क्योंकि वाई का वाई हो जाएगा, डिड का वाज हो जाएगा, चेंज कर देंगे वाज वर्ब में, और लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है पहले आ जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, V3 बाय सब्जेक्ट रिटन बाय यू टू हिम, ठीक है। इसमें एक चीज और ऐड करनी है, एक टाइपिंग एरर है इसके अंदर, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ क्या ऐड करना है आपको, वाई वॉज यू रिटन अ लेटर, किसको लिखना है, टू हिम, ठीक है, आपको यहाँ पे ये ऐड कर लेना है, क्योंकि मैंने आप तुमने उसे पत्र क्यों लिखा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू हिम हो जाएगा, बात समझ में आई। एनी डाउट, चलिए यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब बात कर लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट के बाद कौन से सेंटेंसेस की, तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का वॉइस। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होते हैं, बेसिकली कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट में कभी हो रहा था, पहचान क्या होगी, रहा था, रही थी, रहे थे, जैसे क्या हो जाएगा, वे लोग क्रिकेट खेल रहे थे, या फिर राधा गाना गा रही थी, हम लोग पढ़ रहे थे, तुम नाच रहे थे, वो गा रहे थे, ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम किसका यूज करते हैं, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को बोलते हैं। और इसका वॉइस क्या होगा, तो इसका एक्टिव वॉइस होता है वाज वर्ब प्लस V4, क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस V4, ये आपका सिंपल रूल होता है, कौन सा रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस V4, ये इसका सिंपल रूल है। इसको जब वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या चेंज करेंगे, देखो वाजवर का तो वाजवर ही रह जाएगा, अब क्योंकि आपको पता है भाई कंटिन्यू एक्शन है, कौन सा एक्शन है, V4 है, कौन सा एक्शन है, कौन सा एक्शन है, V4, कौन सा एक्शन है, कंटिन्यूअस, ठीक है जी। तो जब कोई एक्शन क्या होता है, कंटिन्यू होता है, तो मैंने आपको क्या बताया, जब भी कोई एक्शन क्या होगा, कंटिन्यू होगा, V4 होगा, तो मुझे वॉइस में, क्योंकि वॉइस में तो V3 ही यूज किया जाता है, तो इस एक्शन की कंटिन्यूटी को दिखाने के लिए हम किसका यूज कर लेते हैं, बीइंग का यूज करते हैं, बात समझ में आई, किसका यूज किया जाता है, बीइंग का, तो उस V3 के ठीक पहले हम क्या लगा देंगे, बीइंग लगा देंगे, बात समझ में आई। तो ये सिंपल सा रूल है, वाज वर्ब के बारे में आपको पता है, वाज का यूज कहाँ किया जाता है और वर्ब का यूज कहाँ किया जाता है। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं बिना देरी किए। एग्जाम्पल्स में क्या हो जाएगा, दे वर कुकिंग फूड, वे लोग खाना पका रहे हैं, सॉरी वे लोग खाना पका रहे थे, दे वर कुकिंग फूड, तो क्या पका रहे थे भाई, खाना पका रहे थे, तो फूड हमारा ऑब्जेक्ट है, पहले आ जाएगा फूड, उसके बाद वाजवर की जगह तो वाजवर ही रह जाएगा, तो फूड, फूड के साथ वॉज लगेगा, क्या लगेगा, वॉज लगेगा, ठीक है। फूड के साथ क्या लगेगा, यहाँ पे वर नहीं लगेगा, इसकी जगह पे फूड के साथ क्या लगना चाहिए, वॉज लगना चाहिए, ठीक है। तो इसको भी आप ठीक कर लीजिएगा, फूड के साथ क्या लगने वाला है, वॉज लगने वाला है, बात समझ में आई। क्योंकि फूड सिंगुलर है तो फूड वॉज बीइंग कुक्ड बाय देम, क्यों, क्योंकि कोई काम कंटिन्यू लगातार जारी है, तो मुझे उस काम को जारी दिखाने के लिए उस वर्ब की थर्ड फॉर्म के आगे क्या लगाना पड़ेगा, बीइंग लगाना पड़ेगा, बात समझ में आई, कोई दिक्कत। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके सेकंड एग्जांपल की, जो कि नेगेटिव सेंटेंस का होगा, राधा वाज नॉट टीचिंग इंग्लिश, ठीक है, राधा अंग्रेजी नहीं पढ़ा रही थी, क्या हो जाएगा, राधा अंग्रेजी नहीं पढ़ा रही थी, राधा वाज नॉट टीचिंग इंग्लिश, तो क्या हो जाएगा, राधा अंग्रेजी नहीं पढ़ा रही थी, तो इसका वॉइस बनेगा इंग्लिश वाज नॉट बीइंग टॉट बाय राधा, क्यों, क्योंकि इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट है तो इंग्लिश पहले आ जाएगा, उसके बाद वाजवर का वाजवर रह जाएगा, नॉट का नॉट हो जाएगा, क्योंकि मुझे V3 को क्या करना है, अपनी वर्ब को कंटिन्यू दिखाना है, तो वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले ठीक हमारा बीइंग आ जाएगा, और V3 बाय सब्जेक्ट कॉमन है, सब में आता ही है, बात समझ में आई। चलिए फिर क्या हो जाएगा, अगर हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या है, जैसे ही वॉज,
सॉरी, वॉज ही राइटिंग अ नॉवल, वॉज ही राइटिंग अ नॉवल, क्या हो जाएगा, वॉज ही राइटिंग अ नॉवल, मतलब क्या वह एक नॉवल लिख रहा था, ठीक है, क्या वह एक नॉवल लिख रहा था। तो क्योंकि ये सवाल पूछ रहा है, वॉज वर्ड से स्टार्ट है, तो सेंटेंस भी वॉज वर्ड से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। माफ करिएगा दोस्तों, थोड़ा सर्दी की वजह से खांसी हो गया, तो वीडियो में बार बार थोड़ा खांसना पड़ रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। कंटिन्यू करिएगा, मैनेज करिएगा थोड़ा सा, ओके। चलिए, तो इसमें क्या हो रहा है, जब हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं, कौन सी वर्ब की थर्ड फॉर्म के बारे में बात करते हैं, सॉरी, जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं, तो वाज वर्ड तो पहले आ ही रहा है, बात समझ में आ रही है, वाजवर तो कंटिन्यू में आ ही रहा है, तो वाजवर के लिए तो वाजवर ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नॉवल है, अ नॉवल, क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट है, वॉइस के लिए वो सब्जेक्ट चलाएगा, तो वॉइस की जगह ले लेगा, सब्जेक्ट की जगह ले लेगा, तो वाज अ नॉवल। उसके बाद क्या लिखना है, क्योंकि वो हमारी एक्शन कंटिन्यू है, तो बीइंग रिटन बाय हिम, V3 बाय सब्जेक्ट हमारा कॉमन है, बात समझ में आई। चलिए, अगर इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव सेंटेंस हुआ तो, जैसे वर यू नॉट रीडिंग अ न्यूज़पेपर, तो क्या हो जाएगा, वर का वर हो जाएगा, अ न्यूज़पेपर हमारा ऑब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट की जगह ले लेगा, तो वर अ न्यूज़पेपर, नॉट का नॉट हो जाएगा, क्योंकि आईएनजी फॉर्म है, तो मुझे बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट, ठीक है, तो वर अ न्यूज़पेपर नॉट बीइंग रीड बाय यू हो जाएगा, बात समझ में। चलिए, अब इसी में अगर डब्ल्यू एच वर्ड आ गया तो, जैसे क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे, तो इसके लिए मैंने वाई से बनाया सेंटेंस, क्या लिखा हुआ है, वाई वॉज माई फ्रेंड मेकिंग अ काइट, मतलब मेरा दोस्त जो है वो पतंग क्यों बना रहा था, बात समझ में आई। तो पतंग बना रहा था, तो क्या हो जाएगा, वाई का वाई हो जाएगा, वाज वर का वाज वर ही रह जाएगा, मतलब वाज या वर अकॉर्डिंग टू द काइट, तो काइट सिंगुलर है तो वाज लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद बीइंग है तो बीइंग लगाना पड़ेगा, मेड बाय, V3 बाय सब्जेक्ट आपका कॉमन रहेगा, मेड बाय माय फ्रेंड, बात समझ में, मेरे दोस्त के द्वारा पतंग क्यों बनाई जा रही थी, इसका हिंदी ये बनेगा। अब बात कर लेते हैं पास्ट परफेक्ट सेंटेंस की, किसकी, पास्ट परफेक्ट सेंटेंस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें पास्ट में कोई काम कंप्लीट हो चुका था और उस काम को किए हुए बहुत लंबा समय बीत चुका था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर आ था, ई थी, ए थे, है ना। जैसे एग्जाम्पल समझिए, मोहन किताब पढ़ चुका था, ये भी हो सकता है, या फिर राधा ने खाना पका लिया था, मोहन ने किताब पढ़ लिया था, हम लोगों ने ये काम कर लिया था, मैंने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया था, एटसेट्रा एटसेट्रा, बात समझ में आई। इस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम किसका यूज करते हैं, परफेक्ट टेंस बोलते हैं उसको। अब इसका एक्टिव वॉइस क्या होता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, बात समझ में आई, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। और जब इसका पैसिव वॉइस चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं, हैड के साथ बीन लगा देते हैं, क्यों लगा देते हैं, क्योंकि मुझे बताना है कोई एक्शन कंप्लीट हो चुका है, या हो चुका था, या हो चुका होगा, तो मैं क्या करूंगा, बीन का इस्तेमाल करूंगा ही करूंगा, बात समझ में आई। चलिए, और हैड का इस्तेमाल सिंगुलर प्लूरल सबके साथ किया जाता है। तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं। असर्टिव एग्जांपल, पहला एग्जांपल क्या है, यू हैड रीड अ बुक, मतलब तुम किताब पढ़ चुके थे, तो क्या पढ़ चुके थे, किताब, तो अ बुक हैड बीन, ठीक है, क्या हो जाएगा, अ बुक हैड बीन रेड बाय यू, क्या हो जाएगा, यहाँ पे हैव नहीं है, क्या होना चाहिए, हैड होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, यहाँ पे हैड होना चाहिए, अ बुक हैड, ठीक है, अ बुक हैड बीन रेड बाय यू, बात समझ में आई। चलिए इसको मैनेज कर लीजिएगा आप लोग, अ बुक हैड बीन रेड बाय यू, कोई प्रॉब्लम। चलिए, अब बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो क्या होगा, जैसे दे हैड नॉट रिटन अ लेटर, उन्होंने एक पत्र नहीं लिखा था, ठीक है, उन्होंने एक पत्र नहीं लिखा था, तो क्या हो जाएगा, दे हैड नॉट रिटन अ लेटर, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अ लेटर हैड नॉट बीन रिटन बाय देम, ठीक है। क्या होगा, अ लेटर ऑब्जेक्ट है, पहले आ जाएगा, ठीक है, हैड का हैड हो जाएगा, नॉट का नॉट हो जाएगा, क्योंकि एक्शन कंप्लीट हो चुका है तो मुझे बीन दिखाना पड़ेगा, बीन रिटन बाय देम, बात समझ में आई। V3 बाय सब्जेक्ट कॉमन है दोस्तों, सभी में आना है, इसके लिए ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, हैड ही कुक फूड फॉर देम, क्या वह उनके लिए खाना पका चुका है, नो सॉरी पका चुका था, क्या वह उनके लिए खाना पका चुका था, तो क्योंकि सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा है तो हैड का हैड हो जाएगा, फूड हमारा ऑब्जेक्ट है तो फूड हो जाएगा, ठीक है, फूड हैड फूड बीन कुक्ड बाय हिम फॉर देम, क्या उसके द्वारा उन लोगों के लिए खाना पकाया जा चुका था, बात समझ में आई। चलिए, अब बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, जैसे हैड यू नॉट इनवाइटेड मोहन, क्या तुमने मोहन को इनवाइट नहीं किया था, तो क्या हो जाएगा, इसका बनेगा हैड का हैड हो जाएगा, ठीक है, किसको इनवाइट नहीं किया था, मोहन को, तो मोहन हो जाएगा, हैड मोहन, क्योंकि नॉट है तो नॉट हो जाएगा, बीन का बीन हो जाएगा, V3 बाय सब्जेक्ट यानी कि इनवाइटेड बाय यू। अब बात कर लेते हैं इसमें, इसके इस सेंटेंस के अंदर अगर WH वर्ड आता है तो क्या होगा, जब WH वर्ड आता है तो वाई शी हैड बॉट अ डॉल, ठीक है, मतलब उसने एक गुड़िया क्यों खरीदी थी, डॉल का मतलब गुड़िया होता है, तो उसने एक गुड़िया क्यों खरीदी थी, ये सेंटेंस बनेगा आपका, वाई शी हैड बॉट अ डॉल, तो वाई का वाई हो जाएगा, अ डॉल क्या खरीदा उसने, गुड़िया खरीदी, तो अ डॉल, हैड बीन का हैड बीन हो जाएगा, ठीक है, बॉट बाय हर, एनी प्रॉब्लम। चलिए
कोई दिक्कत? अब बात कर लेते हैं फ्यूचर टेंसेस की। फ्यूचर टेंसेस का मतलब जब हमारे सेंटेंसेस में क्या होता है, गागेगी आता है। क्या आता है? गागेगी। जैसे होगा, होगी, होंगे, इस तरीके के वर्ड आते हैं। जैसे राधा दोषी को सजा देगी, क्या करेगी? राधा दोषी को सजा देगी। मेरा भाई क्रिकेट खेलेगा, तो यहाँ पे हम यूज करते हैं शैल विल प्लस V1। क्या यूज किया जाता है? एक्टिव वॉइस के अंदर शैल विल प्लस V1 यूज किया जाता है। अब हम इसकी जगह पे हम जब पैसिव वॉइस की बात करेंगे तो क्या यूज करेंगे? शैल या विल प्लस बी प्लस V3। जैसे शैल बी और विल बी यूज किया जाता है। बात समझ में आई? चलिए अब हम बात कर लेते हैं शैल का यूज कहाँ किया जाता है। तो आई और वी के साथ शैल का यूज किया जाता है, ठीक है। और विल का यूज कहाँ किया जाता है? तो आई और वी को छोड़कर बाकी सभी सिंगुलर या प्लूरल जो भी हो उसके साथ हम किसका यूज करते हैं? बी का यूज करते हैं। लेकिन अभी जो हमारी मॉडर्न अप्रोच चल रही है उसके अंदर हम क्या करते हैं? शैल का यूज हमने कंप्लीटली बंद कर दिया है। सभी के साथ हम किसका यूज करते हैं? विल का यूज। जैसे नोट क्या लिखा है नोट में? आजकल सिंगुलर प्लूरल सभी के साथ विल का ही प्रयोग किया जाता है, शेल का प्रयोग अब नहीं होता। मतलब हमने मॉडर्न इंग्लिश में इसका इस्तेमाल बंद कर दिया है। चलिए अब बात कर लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस की। फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस क्या होते हैं आपको पता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस का मतलब कोई काम जब पूरा हो चुका होगा। क्या हो चुका होगा? जब कोई काम पूरा हो चुका होगा, ठीक है। जैसे या फिर आ होगा, ई होगी, ए होंगे, आता होगा, उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस का। जैसे मोहन खाना पका चुका होगा। क्या पका चुका होगा? मोहन खाना पका चुका होगा। बात समझ में? या उन लोगों ने किताब पढ़ ली होगी। कोई दिक्कत? तो ऐसे में जब उन लोगों ने किताब पढ़ ली होगी या मोहन खाना पका चुका होगा तो फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस में हम किसका यूज करते हैं? शैल विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। क्या करते हैं? शैल विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। बात समझ में आई? तो हम लोग जब इसका वॉइस बनाते हैं तो क्या यूज करते हैं? शैल विल हैव तो कॉमन रहता है, सिमिलर रहता है, क्योंकि एक्शन कंप्लीट हो चुका है तो हम क्या करते हैं? शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट का यूज करते हैं। बात समझ में आई? चलिए इसके कुछ कॉमन एग्जांपल्स देख लिए जाएं। जैसे सोहन विल हैव वॉन द प्राइज, मतलब सोहन प्राइज जीत चुका होगा। बात समझ में आई? तो क्या हो जाएगा? सोहन क्या जीत चुका होगा? तो प्राइज जीत चुका होगा, तो हो जाएगा द प्राइज विल हैव बीन वॉन बाय सोहन। बात समझ में आई? द प्राइज विल हैव बीन वॉन बाय सोहन हो जाएगा। जैसे इसका एक्टिव वॉइस नेगेटिव सेंटेंस में दे विल नॉट हैव किल्ड द टाइगर, मतलब उन लोगों ने शेर को नहीं मारा होगा। they will not have killed the tiger, तो क्या हो जाएगा? the tiger will not have been killed by them, ठीक है। the tiger will not have been killed by them। बात समझ में आई? अगर हम बात करते हैं किसकी? इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, जैसे विल सोनी हैव संग अ सॉन्ग, मतलब क्या सोनी गाना गा चुकी होगी। तो सोनी क्या गा चुकी होगी? गाना गा चुकी होगी, तो हम क्या करेंगे? विल का विल हो जाएगा, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? अ सॉन्ग हो जाएगा, फिर हैव बीन संग बाय सोनी। विल अ सॉन्ग हैव बीन संग बाय सोनी, मतलब क्या सोनी के द्वारा गाना गाया जा चुका होगा। बात समझ में आई? अब बात कर लेते हैं एक्टिव वॉइस किसकी? इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस की। किसकी? इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस का मतलब शैल विल के साथ साथ नॉट का इस्तेमाल करना, ठीक है। क्या के साथ? नहीं का इस्तेमाल करना। जैसे विल शी नॉट हैव टॉट द बॉय, मतलब क्या उसने लड़के को नहीं पढ़ाया होगा। बात समझ में आई? तो क्या हो जाएगा? विल द बॉय, विल का विल हो जाएगा, द बॉय ऑब्जेक्ट है तो द बॉय हो जाएगा, नॉट का नॉट, हैव का हैव। वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले क्या लगाना पड़ेगा? बी, ठीक है। तो विल द बॉय हैव will the boy not have been taught by her। बात समझ में आई? एनी डाउट? V3 बाय सब्जेक्ट सब में कॉमन रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बात करते हैं हम लोग? why will they have written a letter, why will they have written a letter, WH वर्ड, तो इसका क्या हो जाएगा? why का why हो जाएगा, will का will हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा? a letter हो जाएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद have been written by them। बात समझ में आई दोस्तों? चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके अंदर। अभी हमारे कुछ मॉडल वर्ब भी हम लोग यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? कुछ कॉमन मॉडल वर्ब्स का भी यूज किया जाता है, जैसे कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, विल, वुड, ठीक है। तो मैंने इसकी एक छोटी सी ट्रिक बनाई है आप लोगों के लिए। देखिए जिस किसी भी मॉडल वर्ब के बाद हमेशा V1 का फॉर्म क्या किया जाता हो, जिस किसी भी मॉडल वर्ब के बाद क्या आता हो? V1 आता हो। क्या आता हो? V1। जैसे कैन के बाद V1 आता है, मे के बाद V1 आता है, शुड के बाद V1 आता है, ठीक है, शैल के बाद V1 आता है। तो हम उसका जब वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो वो मॉडल वर्ब रह जाती है, ठीक है। कैन का कैन रह जाएगा, मे का मे रह जाएगा, माइट, ठीक है। बात समझ में आई? और उसके साथ हम बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट को ऐड कर देते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं किसकी? मॉडल, ऐसी मॉडल वर्ब जिनके बाद क्या आता हो? मॉडल वर्ब के बाद हैव आता हो। क्या आता हो? मॉडल वर्ब के बाद हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती हो, तो हम लोग क्या करते हैं? वो मॉडल वर्ब एज इट इज हो जाती है हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे कुड हैव, शुड हैव। बात समझ में आई? जहां कुड हैव, शुड हैव, इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं जहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। मॉडल वर्ब तो आता है शैल या शुड, विल या वुड आता है,
ठीक है, कुड आता है, शुड आता है, वुड आता है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और क्या आता है, उसके बाद हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब उसका वॉइस चेंज करते हैं तो मॉडल वर्ब प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट हो जाता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल हम लोग लेके बात कर लेते हैं। देखिए जैसे राम कैन कुक फूड, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या दिख रहा है, कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मॉडल वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, V1 दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या करेंगे, फूड कैन बी कुक्ड बाय राम, ठीक है, क्या हो जाएगा, कैन बी हो जाएगा, सिंपल सी बात है। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट अपनी जगह चेंज कर लेगा, सब्जेक्ट अपनी जगह चेंज कर लेगा, V3 बाय सब्जेक्ट कॉमन है, रहेगा ही रहेगा, बस क्योंकि मॉडल वर्ब के बाद मेरा V1 है तो मैं क्या करूंगा, कैन बी, मॉडल वर्ब प्लस बी का यूज करूंगा। बात समझ में आई। अगर इसका नेगेटिव सेंटेंस होगा तो नेगेटिव सेंटेंस क्या है, दे शुड नॉट बाय अ पेन, मतलब उन्हें एक कलम नहीं खरीदनी चाहिए, क्या हो जाएगा, दे शुड नॉट बाय अ पेन। तो क्या हो जाएगा, इसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो अ पेन आपका ऑब्जेक्ट है, पहले आ जाएगा अ पेन, क्योंकि अब देखो मॉडल वर्ब है शुड, उसके बाद नॉट है, फिर V1 है, दिख रहा है, शुड नॉट V1 है ना, शुड के बाद V1, इनके मॉडल वर्ब प्लस V1 यूज हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, अ पेन शुड नॉट बी बॉट बाय देम, क्या हो जाएगा, अ पेन शुड नॉट बी बॉट बाय देम, क्या हो जाएगा, अ पेन शुड नॉट बी बॉट बाय देम। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस जगह पे बी से ठीक पहले क्या हो जाएगा, इस जगह पे हम किसका यूज करेंगे, क्योंकि नॉट है तो लगाना पड़ेगा, अ पेन शुड नॉट बी बॉट बाय देम। बात समझ में आई। चलिए तो इसके आगे बढ़ते हैं। अगर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, जैसे मान लेते हैं कोई और, जैसे कुड यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि कुड के बाद V1 दिख रहा है, आपको दिख रहा है मॉडल वर्ब प्लस V1 हम यूज कर रहे हैं सेंटेंस के अंदर, तो हम क्या करेंगे, कुड का कुड हो जाएगा, ठीक है, मी का हो जाएगा आई सब्जेक्टिव केस, और उसके बाद क्या हो जाएगा, बी लगाएंगे, V1 लगाएंगे, बी लगाएंगे, V3 बाय सब्जेक्ट कॉमन रहेगा। बात समझ में आई। अगर मैं बात करता हूं किसकी, जैसे कैन आई नॉट लिफ्ट द बॉक्स, ठीक है, कैन आई नॉट लिफ्ट द बॉक्स, ये सेंटेंस थोड़ा अटपटा है लेकिन फिर भी मैंने समझाने के लिए बता दिया है। तो अगर मॉडल वर्ब के साथ अगर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस होगा तो क्या करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कैन द बॉक्स नॉट बी लिफ्टेड बाय मी हो जाएगा। बात समझ में। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ मॉडल वर्ब जिसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है ना, तो उसके भी कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यू मस्ट हैव हेल्प हिम, मतलब तुम्हें उसकी मदद जरूर करनी चाहिए थी, क्या करनी चाहिए थी, तुम्हें उसकी मदद जरूर करनी चाहिए थी। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे मस्ट के बाद हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हेल्प, ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस हेल्प की जगह क्या दिखेगा, इस हेल्प की जगह आपको ये हेल्प नजर आ रहा है, एक्चुअली में हेल्प नहीं है, क्या हो जाएगा, HELPED हेल्प हो जाएगा, ठीक है, हेल्प हो जाएगा, यू मस्ट हैव हेल्प हिम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अगर आप इसका जब वॉइस में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, ही, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ही, हिम का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। उसके बाद मस्ट हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको मस्ट यानी कि मॉडल वर्ब प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नजर आ रही है, तो मस्ट हैव बीन हो जाएगा, ठीक है, फिर हेल्प बाय यू, V3 बाय सब्जेक्ट कॉमन रहेगा। बात समझ में आई। चलिए अब इसके बाद अगर बात कर लेते हैं नेक्स्ट, जो इसका और एक दो एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे रोहन कुड नॉट हैव रिटन अ बुक, ठीक है, रोहन कुड नॉट हैव रिटन अ बुक। आपको यहाँ पे दो चीजें नजर आ रही होंगी, क्या क्या नजर आ रहा है, देखिए आपको यहाँ पे एक मॉडल वर्ब नजर आ रही है कुड, उसके बाद हैव नजर आ रहा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म नजर आ रही है। तो क्या करोगे, अ बुक आपका सिंपल है, यहाँ आ जाएगा, कुड का कुड रह जाएगा, नॉट है तो नॉट हो जाएगा, हैव का हैव रह जाएगा, बस क्या यूज कर देंगे, वर्ब से ठीक पहले हम किसका यूज कर लेंगे, बीन का, बाय सब्जेक्ट कॉमन रहेगा, V3 बाय सब्जेक्ट हमारा कॉमन रहता है। बात समझ में आई। चलिए इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं, एक दो सेंटेंसेस की प्रैक्टिस और कर लें। जैसे दे शुड हैव सॉल्व द प्रॉब्लम, क्या हो जाएगा, शुड हैव, क्या नजर आ रहा है, शुड हैव। तो यहाँ पे आपको शुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो दिख रही होगी, ठीक है, क्या दिख रहा है, शुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नजर आ रही है ना। देखिए सेंटेंस आ गया, क्या था, दे शुड हैव सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, द प्रॉब्लम शुड हैव बीन सॉल्व बाय देम, द प्रॉब्लम शुड हैव बीन सॉल्व बाय देम, क्या हो जाएगा, द प्रॉब्लम शुड, इसमें तो नॉट है ही नहीं तो हम नॉट क्यों लगा रहे हैं, ठीक है, छोड़ देते हैं नॉट इसको, क्या हो जाएगा, द प्रॉब्लम शुड हैव बीन सॉल्व बाय देम हो जाएगा। बात समझ में आई दोस्तों। तो ये था आपका वॉइस का एक छोटा सा ग्लैंस, एक ही शॉर्ट में मैंने कोशिश करी कि मैं सारी आपकी जो वॉइस के टॉपिक्स हैं उसको क्लियर कर सकूं सेंटेंसेस के अंदर। मैंने आपको एडवांस वॉइस के बारे में अभी नहीं बताया, ठीक है, एडवांस वॉइस के सेंटेंसेस के लिए हम लोग एक फर्दर वीडियो बनाएंगे। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई हो तो वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको मेरे चैनल से रिलेटेड ठीक है, आपको इस चैनल से रिलेटेड जो भी मैं वीडियोस बनाता हूं उसकी वीडियोस के PDF फॉर्म में अगर नोट चाहिए हो तो आप लोग मेरे टेलीग्राम पेज एक्सेस एकेडमी
कहां पर? टेलीग्राम पेज मेरे एक्सेस एकेडमी अंदर को ज्वाइन करके आप मेरे पीडीएफ नोट्स ले सकते हैं। और अगर वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो अपने दोस्तों के साथ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर कोई भी डाउट रहा हो, कोई प्रॉब्लम रही हो, तो प्लीज कमेंट करिएगा। और अगली वीडियो के लिए जो भी आप नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, या जिसके बारे में आप पढ़ना चाहते हैं, उस टॉपिक के लिए मेरे को कमेंट जरूर करिएगा, मैं उसको कंसिडर जरूर करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, साथ में बने रहिएगा, ठीक है।